गुड मॉर्निंग। अब जैसे आपको यहाँ पे व्याकरण से रिलेटेड, अब जैसे व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। विशेषण यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु के बारे में बताया जाएगा। अब विशेषण जैसे कोई सुंदर वस्तु है तो जो सुंदर है वो विशेषण आएगा। ये या बहादुर लड़का, तो बहादुर क्या है? विशेषण। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पे जैसे विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा है, विशेषण के प्रकार और विशेषण के प्रकारों के माध्यम से किस तरह आप विशेषण पहचाने, विशेषण किस तरह पहचाना जाता है, ये भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। और चर्चा के साथ वाक्य के माध्यम से आपको विशेषण ध्यान में भी आ जाएगा। अब विशेषण यानी जैसे सुंदर इमारत या सुंदर फूल, खूबसूरत लड़की या बहादुर लड़का, होशियार लड़का, तो ये सब क्या है? विशेषण। तो ऐसे ही यानी विशेषण के जो, जैसे मैंने आपको बताया कि बहादुर लड़का, बहादुर विशेषण आएगा और जैसे विशेष है लड़का, तो इसकी जानकारी आपको यहाँ पे देती हूँ। अब सबसे पहले विशेषण। विशेषण यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए घोड़ा तेज भागता है। उदाहरण के लिए घोड़ा तेज भागता है। तेज क्या है? विशेषण। कविता बहुत अच्छी लड़की है। कविता कैसी है? बहुत अच्छी लड़की है। तो आपको देखो यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा है घोड़ा और विशेषण जैसे तेज और बाकी भागता है वो क्रिया। वैसे कविता संज्ञा बहुत अच्छी लड़की है, लड़की विशेष्य, अच्छी विशेषण। अब इसी के साथ विशेषण के 4 प्रकार बताए गए हैं। विशेषण के 4 प्रकार है: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में व्यक्ति के गुणों, संख्या में निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाणवाचक में भी जैसे दो प्रकार आएंगे। उसके बाद है सार्वनामिक विशेषण। अब जैसे गुणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, स्थान, गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा आदि का बोध कराते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गुणवाचक विशेषण। जैसे तलवार की धार तेज है। तेज क्या है? विशेषण। अब तलवार की धार तेज है, तलवार है पर उसके गुण बताए वो कैसी है? तेज है। वैसे ही नया ठेकेदार ईमानदार है। ठेकेदार के बारे में उसमें जो गुण है वो कैसा है? ईमानदारी का, यहाँ पे जैसे आपको बताया है। इसी के साथ साथ संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराएंगे। अब एग्जाम्पल, एक डॉक्टर ने कुछ पूछा। यहाँ पे एक क्या है? संख्या, और कुछ
भी संख्या से रिलेटेड है। अब यहाँ पे जैसे आपको संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार बताए जाएंगे, उसमें एक में निश्चित संख्या का बोध होगा और इसमें दूसरे इसमें अनिश्चित संख्या का बोध होगा। जैसे एक है तो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण और कुछ है तो अनिश्चित संख्यावाचक का जैसे आपको बोध होगा। तो संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराएंगे, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। एक डॉक्टर ने कुछ मरीजों की जांच की। उसी के साथ साथ सेकंड एग्जाम्पल, मेरे पास 10 किताबें हैं। फिर से संख्या आई, कितनी किताबें हैं तो 10। अब उसके बाद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे उदाहरण है, राहुल 8वीं कक्षा में पढ़ता है। 8वीं क्या है, संख्या बताई गई है। राहुल कौन सी कक्षा में पढ़ता है, राहुल 8वीं कक्षा में पढ़ता है। वैसे ही टोकरी में 4 आम है। टोकरी में कितने आम है, टोकरी में 4 आम है। फिर से संख्या का बोध हुआ है। इसे संख्यावाचक विशेषण यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषणों में निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, यानी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी यहाँ पे निश्चित संख्या कुछ भी बताई नहीं जाएगी। जैसे किताबें या मेरे पास कुछ किताबें हैं। मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो कुछ क्या है, संख्या का ही यानी अनिश्चित संख्या का बोध हुआ है। यहाँ पे मेरे पास कुछ किताबें हैं तो कुछ क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक। वैसे ही मैदान पर थोड़े ही बच्चे हैं। मैदान पर कितने बच्चे हैं, थोड़े। तो फिर से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा नापना और उसे तोलना का बोध कराएंगे उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की मात्रा को यानी नापना या तोलने का बोध कराएंगे उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 किलो आटा लो। कितना आटा चाहिए, 2 किलो। वैसे ही यह 1 लीटर दूध है। दूध कितना है, 1 लीटर। लीटर क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। यह आपने नापना या तोलने का बोध किया जाता है तो ये परिमाणवाचक विशेषण आएगा। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार आते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार इस प्रकार है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जैसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए डिब्बे में 1 किलो दाल है। डिब्बे में कितनी दाल है, 1 किलो। डिब्बे में 1 किलो दाल है। वैसे ही बाजार से मैंने 4 मीटर कपड़ा लिया। बाजार से कितना कपड़ा लिया, 4 मीटर। उसी के साथ साथ जैसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। अनिश्चित मात्रा का बोध यानी कोई निश्चित यहाँ पे दिखेगी नहीं। जैसे
तुम थोड़ा पानी पी लो, तुम थोड़ा पानी पी लो। उसी के साथ बाजार से कुछ चावल ले लो, बाजार से कुछ चावल ले लो। तो ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब उसके बाद है लास्ट जो प्रकार है, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, वह लड़का प्रथम आया, वह क्या है, सार्वनामिक विशेषण। यह तोता बहुत बोलता है, तोता क्या करता है, बहुत, यानी तोता क्या करता है, तोता बोलता है, यह तोता। तो यह और वह, यह है सार्वनामिक विशेषण। अब जैसे आपको विशेषण के प्रकार बताए, अब विशेषण के प्रकारों के साथ आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा के भी दिया। तो ये सर्वनाम के जैसे 5 प्रकार बताए गए हैं। यहाँ पे 5 प्रकार है, नहीं जैसे 4 प्रकार है, और 2 संख्यावाचक विशेषण के और 2 परिमाणवाचक विशेषण के। अब उसके साथ अब जैसे आपको ये परिभाषा दिख रही है, परिभाषा किसे, यानी जैसे आपको कारक की परिभाषा बता रही हूँ। कारक, कारक यानी जिसमें विभक्ति प्रत्यय का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी ऐसे प्रत्यय दिखेंगे। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया से ज्ञात होता है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से ज्ञात होता है, उसे क्या कहेंगे, हम कारक कहते हैं। अब कारक कहते हैं, जैसे गीता ने दूध पिया, ने क्या है, कारक। ने क्या है, कारक है। गीता ने क्या किया, दूध पिया, तो ने क्या आएगा, कारक आएगा। उसी के साथ साथ जैसे अब इस वाक्य में गीता क्रिया, गीता क्या है, गीता क्रिया का कर्ता है और दूध उसका कर्म है। अतः गीता कर्ता कारक है और दूध कर्म कारक है। गीता क्या है, कर्ता कारक और दूध कर्म कारक। अब कारक विभक्ति, कारक विभक्ति किसे कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बाद, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए आदि जो चिन्ह कारक विभक्ति कहलाते हैं। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि आपको 2 वाक्यों को, या जैसे मैंने खाना खाया, राम ने पढ़ाई की, तो ने क्या है, ये है कारक। संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए आदि चिन्ह कारक विभक्ति कहलाते हैं। जो ये चिन्ह है वो कारक विभक्ति कहलाते हैं। अब कारक विभक्ति के साथ साथ हिंदी में ऐसे ही कितने कारक हैं, 8 कारक हैं। उन्हें विभक्ति चिन्हों सहित देखा जा सकता है। हम उन्हें विभक्ति चिन्ह के साथ देख भी सकते हैं। ऐसे 8 कारक बताए गए हैं और 8 कारकों की यहाँ पे चर्चा भी आपसे करते हैं। अब सबसे पहले कारक विभक्ति चिन्ह, परसर्ग। अब कर्ता, कर्ता यानी सबको पता है, कर्ता यानी किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम आएगा। तो कर्ता, कर्ता जो है उसे ने प्रत्यय लगेगा। कर्म को करण से के साथ के द्वारा, संप्रदान के लिए को, आपादान से यानी पृथक हो जाती है, जो भी चीज है वो पृथक हो जाती है। संबंध का, के, की, अधिकरण में जैसे
में पर और संबोधन में हे, हरे। तो ये क्या है? कर्ता कारक के परसर्ग यानी चिन्ह दिए गए हैं, इससे आप कारक की पहचान आपको होती है। अब ये जैसे चिन्ह दिए हैं ऐसे ही चिन्ह आपको लिखने हैं और उसको अच्छे से लर्न करके रखना है। अब विशेष कर्ता से अधिकरण तक विभक्ति चिन्ह शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। कर्ता से अधिकरण तक विभक्ति चिन्ह शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु संबोधन कारक के चिन्ह हे, रे आदि प्राय शब्दों से पूर्व ही लगाए जाते हैं। अब कारक के प्रकार, टाइप्स, कितने टाइप्स है कारक के, तो आपको टाइप्स बताती हूँ। इसके पहले भी मैंने आपको टाइप्स बताया, अब उसकी परिभाषा प्लस उसके प्रकार। कर्ता कारक, जिस शब्द से क्रिया कार्य करने वाले का बोध होता है, क्रिया कार्य करने वाले का बोध किया जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा? कर्ता कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है ने, जिसका विभक्ति चिन्ह आएगा ने। उसके साथ साथ अब विशेष, तो जैसे भूतकाल में अकर्मक क्रिया और कर्ता के साथ भी विभक्ति चिन्ह नहीं लगता। वर्तमान व भविष्य काल में सकर्मक क्रिया के साथ कर्ता के साथ ने चिन्ह विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। कभी कभी कर्ता के साथ को तथा स का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कर्म कारक, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह आएगा को। यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वहाँ पे चिन्ह की ज़रूरत नहीं होती, वैसे ही आप उसे पहचान सकते हो। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उसके साथ साथ करण कारक, संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध होता है वह करण कारक कहलाता है। इसमें विभक्ति चिन्ह है से, के द्वारा, विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा। उसके साथ संप्रदान कारक, संप्रदान का अर्थ है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यानी संप्रदान यानी देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उसके विभिन्न चिन्ह, अब इसके विभिन्न चिन्ह के लिए को है। अब आपादान कारक, आपादान कारक में संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए वह आपादान कारक कहलाता है। देखो फिर से रिपीट कर रही हूँ, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग हो जाना पाया जाता है वह आपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह आएगा से। अब संबंध कारक, संबंध कारक में शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रकट होता है, एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। अब अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में बताया गया है शब्द की जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, क्रिया के आधार का बोध होता है
उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति प्रत्यय है में और पर। जैसे आपको इस पहचाना है अधिकरण कारक, तो ये दो विभक्ति चिन्ह उसमें रहेंगे। अब लास्ट प्रकार है संबोधन कारक। संबोधन कारक में जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट होता है। जैसे किसी को बुलाना है या उसे सचेत करना है, वो भाव प्रकट होता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है, जैसे आपको यहाँ पे विस्मयादिबोधक दिखाई दे रहा है। विस्मयादिबोधक से आप समझ सकते हो कि ये कौन सा चिन्ह आएगा संबोधन कारक में, कि जैसे विस्मयादिबोधक चिन्ह के माध्यम से या हे, अरे ऐसे भी संबोधन आप पहचान सकते हो। अब जैसे मैंने आपको इसकी जानकारी दी, अब कारक जो चार्ट आपको बताया गया है उस चार्ट के माध्यम से आपको लिखना है और कारक की विभक्ति चिन्ह भी बताना है। अब कारक की विभक्ति चिन्हों में आपको ये भी दिखाई देगा, कुछ विभक्ति चिन्ह ऐसे है कि जैसे कर्ता कारक है ने, कर्म कारक है तो उसका विभक्ति चिन्ह कौन सा आएगा, करण कारक है तो उसका, अधिकरण कारक है तो उसका, संप्रदान कारक है उसका विभक्ति चिन्ह, अपादान कारक है उसका भी चिन्ह, अधिकरण कारक है और साथ में संबोधन कारक। ऐसे 8 प्रकार बताए गए हैं। इन 8 प्रकारों में जैसे आपको संबंध कारक आपको आएगा तो उसका विभक्ति चिन्ह कौन सा है वो आपको बताना पड़ेगा, और जैसे ये संबंध कारक है, ऐसे आपको इसकी जानकारी बताई जाएगी।